गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक एडवांस मेंस लेवल का एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना, ये एक कर्वीलिनियर इंक्लाइन है। ठीक है, एक ब्लॉक है यहाँ पर स्मॉल एम मास का, जिसको यू वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दी है, स्मूथ सरफेस पे है, इंक्लाइन और ब्लॉक दोनों। ठीक है, तो ये इंक्लाइन भी स्मूथ है। तो ये ब्लॉक क्या करता है, इंक्लाइन पे चढ़ना शुरू करता है। ठीक है, जब इंक्लाइन पे चढ़ेगा तो कैसा कुछ डायग्राम बनेगा, ऐसा कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसा डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखिए। तो ये ब्लॉक बेसिकली इंक्लाइन को दबा रहा होगा, तो इंक्लाइन एक्शन का रिएक्शन लगा रहा होगा ब्लॉक। बोलो, समझ में आई मेरी बात? पक्का? तो इंक्लाइन को दबाने की वजह से ये वाला कंपोनेंट जो है, इसकी वजह से ये इंक्लाइन से चलेगा, इंक्लाइन से चलेगा, तो इंक्लाइन भी मूव कर रहा होगा, इंक्लाइन भी मूव कर रहा होगा। अब जब मैक्सिमम ब्लॉक जितना ऊपर चढ़ चुका होगा, उस समय कंडीशन क्या होगी, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चे। देखिए ध्यान से। मान लो कि ब्लॉक ने यहाँ तक चढ़ना था, अब ब्लॉक इससे ऊपर नहीं चढ़ सकता हो, ब्लॉक इससे ऊपर और नहीं चढ़ सकता। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अलोंग द इंक्लाइन वेलोसिटी सेम होती है। बोलो, सही बात है कि नहीं है? तो इंक्लाइन की अगर इस डायरेक्शन में कितनी है, बी है, इस ब्लॉक की भी इस डायरेक्शन में कितनी होगी बेटा, बी होगी कि नहीं होगी? पक्का? सही है। अब ब्लॉक की वाई डायरेक्शन में कितनी है, जीरो। ब्लॉक की वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो चुकी है बेटा, जीरो हो चुकी है। पक्का? तो मेरी बात सुनिए, अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि ब्लॉक के पास कितनी वेलोसिटी है, कि ब्लॉक और इंक्लाइन की वेलोसिटी नॉर्मल टू इंक्लाइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि कॉन्टैक्ट ना छूटे। ठीक है ना, ताकि कॉन्टैक्ट ना छूटे बेटा। अब ध्यान से देखिए, ब्लॉक के पास इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, vx। इंक्लाइन के पास भी इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी, सॉरी, इंक्लाइन के पास vx है, तो ब्लॉक के पास भी कितनी होनी चाहिए, vx। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल है। बोलो, सही बात है कि नहीं है? पक्का? इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दोनों का सेम होना चाहिए। बोलो, दोनों की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का? और ब्लॉक की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा, बेटा, और ऊपर नहीं चढ़ रहा। देखो बेटा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करी जाती है जब, तो ये कहा जाता है, ध्यान से देखो चीजों को, ये ब्लॉक है, ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो इसके अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। देखो ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। सही है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेल इंक्लाइन की वेलोसिटी का और ब्लॉक की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दोनों सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बेटा। और अगर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, अगर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, तो इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? पक्का? और दोनों की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा बेटा, सेम। और ब्लॉक इंक्लाइन तो वाइड में चल भी नहीं रहा, वैसे भी इंक्लाइन तो कंस्ट्रेंट भी नहीं है वाई में चलने के लिए। इंक्लाइन तो किसमें चलने के लिए कंस्ट्रेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक्स में। तो फाइनल कहानी क्या हो गई, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, अब कहानी क्या बन चुकी है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, तो एक किस्म से समझो कि ये ब्लॉक है और ये इंक्लाइन है। ये ब्लॉक और इंक्लाइन दोनों सिस्टम किससे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, vx से। ब्लॉक भी और इंक्लाइन भी। ना तो इंक्लाइन के पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, ना ही ब्लॉक के पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है। क्योंकि ब्लॉक ब्लॉक के पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लॉक यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे चढ़ चुका है, जितना वो चढ़ सकता था। अगर इसके पास वेलोसिटी होती यहाँ पर वाई डायरेक्शन में, तो ये मैक्सिमम हाइट ना होती, अभी और ऊपर चढ़ रहा होता। समझ में आई बात? तो ऐसे समझिए आप, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम कितना है हमने, इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। क्यों क्यों कर पा रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। देखो, इस एम का ये कंपोनेंट और इस एम का ये कंपोनेंट, सिस्टम पे जीरो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और फाइनली एम का वी एक्स और कैपिटल एम का भी वी एक्स। बोलो, सही है? सही है, तो वी एक्स कितना आ गया, एम यू अपॉन एम प्लस एम। सही है बेटा? अब ध्यान से देखो, इनिशियल एनर्जी कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना, हमेशा 90 डिग्री।
तो अगर नॉन कंजर्वेटिव भी है नॉर्मल तो उसका वर्क क्या है, 0। ठीक है, बाकी सारे फोर्सेस तो कंजर्वेटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम यूज के। ठीक है, काइनेटिक काइनेटिक है, फाइनल दोनों के पास काइनेटिक है, एक तो हाफ एम वी एक्स के और उसके पास भी हाफ एम बड़ा एम वी एक्स के, और साथ ही साथ उसके पास क्या है, ब्लॉक के पास एम जी एच मैक्स है। एम जी एच मैक्स है बेटा, अगर और ध्यान से देखा जाए तो एम जी एच मैक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर निकाल लो इधर, माइनस हाफ एम प्लस एम निकाल लो, और वी एक्स का स्क्वायर कर दो, वी एक्स का स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर, बोले यही तो आ जाएगा, फिर एम प्लस एम का होल स्क्वायर से कट जाएगा बेटा। ठीक है, और ये एम और इस एक एम से भी कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा जी एच मैक्स और हाफ भी आ जाएगा बेटा, और यू स्क्वायर भी आ जाएगा, कुल मिला के क्या बचेगा, एम प्लस एम इधर बचेगा और माइनस छोटू एम इधर बचेगा, और नीचे फिर से एम प्लस एम बचेगा। सही है, छोटू एम कट जाएगा, तो कुल मिला के एच मैक्स आ जाएगा एम यू स्क्वायर बाई 2 एम प्लस एम इंटू जी। दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक, दिस इज व्हाट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक। ठीक है, और जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ब्लॉक तो दोनों ब्लॉक और इंक्लाइन के पास, दोनों के पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में स्पीड होगी। ठीक है, पक्का, और सेम होगी। सेम का कारण क्या, क्योंकि नॉर्मल टू इंक्लाइन क्या होनी चाहिए, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों की स्पीड अगर नॉर्मल टू इंक्लाइन सेम है तो दोनों का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट भी सेम है। इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, 0, और ये तो वैसे ही कांस्टेंट एक्स पे मूव करने के लिए है। इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका है। कितनी हाइट अटेन कर चुका है, मैक्सिमम हाइट। अब करता हूँ, समझ में आया होगा, बोलो सबको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी यू है सिर्फ ब्लॉक के पास, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो ब्लॉक और इंक्लाइन दोनों के पास है, और दोनों के पास एक्स डायरेक्शन में है। अरे कर तो रहा हूँ रवि भाई, रिपीट ही तो कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा, इनिशियली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, कितनी है, एम यू। फाइनली सिर्फ ब्लॉक और इंक्लाइन दोनों के पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी। उसका कारण क्या है, मेरी बात सुनो, और सेम बचेगी। सेम क्यों, सेम का कारण समझो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो, ये है ब्लॉक और इंक्लाइन दोनों। मैंने आपको सिखाया था कंस्टेंट पढ़ाते हुए कि कांटेक्ट तब नहीं छूटता जब दोनों की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल सेम होती है। तो सीधी सी बात है, अगर इसकी v है ना, इसकी भी इस डायरेक्शन में v है, ये तो समझ में आता है, तो दोनों की x डायरेक्शन में भी सेम होगी, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एंगल सेम है। तो इसकी vx है तो इसकी vx होगी। बोलो, ये तो वैसे ही y में मूव करने के लिए, x में मूव करने के लिए कंस्टेंट है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी y में 0 क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम अटेन कर रहा है। तो क्लियर हुआ कि दोनों की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सेम है, फाइनल। एक नंबर बात, छोटे वाले ब्लॉक की वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 है, और बड़े वाला इंक्लाइन तो वाई डायरेक्शन में वैसे ही मूव नहीं कर रहा, कंस्ट्रेंट ही वो एक्स डायरेक्शन में मूव करने को है। समझ में आई, तो बस फिर एनर्जी कंजर्व करिए, हाफ एम यू स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों की एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ कैपिटल एम वी एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ एम जी एच, साथ ही साथ एम जी एच। बोल अब क्लियर है, यस अब क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, हैंग डालो इम्पल्स। इम्पल्स, कुछ फोर्सेस इम्पल्सिव होते हैं, कुछ फोर्सेस नॉन इम्पल्सिव होते हैं। पहले मैं आपको इम्पल्स में इम्पल्सिव फोर्सेस और नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस के बारे में कैटेगराइज करा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ इम्पल्स से क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं वो सिखा दूंगा, आज ही सिखा दूंगा। आज आपको इम्पल्स पूरी अच्छे से लगानी सिखा दूंगा, इम्पल्स में दिक्कत नहीं आएगी आपको आज के बाद, ठीक है ना। फिर कल हम पढ़ेंगे कोलिजन। क्या पढ़ेंगे, कोलिजन। कोलिजन पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ग्रेटर एम्पलीट्यूड का फोर्स लगना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉल, मान लो बॉल आई और बैट्समैन ने हिट किया, तो क्या हुआ, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया बहुत छोटे टाइम के लिए और फोर्स बहुत बढ़ा दिया, है ना। तो फोर्स कैसा है वहां पर, इम्पल्सिव। तो कुछ फोर्सेस इम्पल्सिव होते हैं भाई, कुछ फोर्सेस नॉन इम्पल्सिव भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपको
कुछ सिंपल सिंपल सी बातें अगर हमको बताऊं तो मान लो ये एक ग्राउंड है और ग्राउंड पे बॉल पड़ी है, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर इम्पल्सिव होगा नॉन इम्पल्सिव होगा? आप सिंपल सी बात बताओ। इम्पल्सिव होगा नॉन इम्पल्सिव होगा? सब जानते हैं नॉन इम्पल्सिव होगा, क्योंकि एमजी नीचे लग रहा है और एमजी को बैलेंस कौन कर रहा है? एन कर रहा है, और कॉन्टिन्यू एमजी लगता जा रहा है और कॉन्टिन्यू ही एन लगता जा रहा है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा? एन। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉन इम्पल्सिव। नॉर्मल रिएक्शन नॉन इम्पल्सिव होगा? अरे बोलो, ग्रेविटी तो वैसे ही नॉन इम्पल्सिव है यहाँ पर। ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा ही लगता रहता है ना, छोटे टाइम के लिए थोड़ा ना लगता है, सही है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉन इम्पल्सिव। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये बॉल आई और बॉल ऊपर से आ रही है और इस पे स्ट्राइक करेगी, इस पे करेगी स्ट्राइक। जब ये स्ट्राइक करेगी और फिर ये स्ट्राइक करी और फिर ये बॉल रिबाउंड करी, फिर ये बॉल पहले ये नीचे आ रही है, फिर ये ऊपर जा रही है बॉल, ठीक है ना। ये स्ट्राइक करी, यहाँ पर जो एन बनेगा वो कैसा होगा? इम्पल्सिव होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे टाइम के लिए एन लगा, ठीक है ना। एन क्या होगा यहाँ पे? बिकम्स इम्पल्सिव। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? बोलो, एक तो बॉल पड़ी है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है आपका क्या? नॉन इम्पल्सिव। एक बॉल ऊपर से आई, टक्कर मारी और वापस ऊपर से आ रही नीचे, टक्कर मारी और नीचे से फिर ऊपर आ रही है, तो टक्कर छोटे टाइम के लिए लगी। टक्कर छोटे टाइम के लिए लगी, तो एन क्या है मेरा? इम्पल्सिव। एन क्या है? इम्पल्सिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन इम्पल्सिव ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही लगता रहेगा। ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा ही लगता रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये टेंशन है और ये ब्लॉक है, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है एम मास का, ठीक है ना। नीचे लग रहा है इसका वेट एम जी। आप सब जानते हैं ये टेंशन है, ये टेंशन है, आप सब जानते हैं टेंशन एम जी है। यहाँ पर टेंशन क्या है? हमेशा लगते जा रहा है एम जी के बराबर। यहाँ पर टेंशन है नॉन इम्पल्सिव। कैसी है बेटा? नॉन इम्पल्सिव। और अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रिंग स्लैग हो रखी है और इसको धागे से पकड़ रखा है, नीचे से ब्लॉक को पकड़ रखा है। स्लैग स्ट्रिंग है और ब्लॉक को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। जैसे ही ब्लॉक को रिलीज किया, स्ट्रिंग टाइट हो गई। जैसे ही ब्लॉक को रिलीज किया, स्ट्रिंग टाइट हो गई। और एट द इंस्टेंट ऑफ टाइट ऑफ स्ट्रिंग, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइट स्ट्रिंग, टेंशन बिकम्स इम्पल्सिव। टेंशन बिकम्स क्या बन जाएगी उस समय? इम्पल्सिव बन जाएगी। तो कुल मिला के कहानी क्या है? कुल मिला के कहानी है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड का फोर्स जब बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है तो वो इम्पल्स फोर्स कहलाता है। क्या कहता है? इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है बेटा? हमारी गीटी है, इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही इसके पास वेलोसिटी आ गई, फोर्स लगाते ही छोड़ दिया और उसी टाइम इसके पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम में चेंज आ गया, ठीक है ना। अब्रप्ट चेंज आ गया, जीरो से वेलोसिटी वी हो गई कुछ ही क्षणों में, ठीक है ना, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो क्या है बेटा? जो आपने फोर्स लगाया वो कैसा है? इम्पल्सिव है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड का है, ठीक है। इम्पल्स को डिफाइन कैसे करेंगे? मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इम्पल्स का क्या फॉर्मूला बनाया जाएगा? मैथमेटिकली बॉडी पे जो इम्पल्सिव फोर्स होगा वो क्या कराएगा बेटा? बॉडी का मोमेंटम चेंज कराएगा, ठीक है ना। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम पहली नंबर, ठीक है ना। दूसरे नंबर बात, इम्पल्स डिफाइन कैसे? एफ डिफाइंड है डीपी बाई डी से, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल फोर्स है, सब जानते हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्सटर्नल डी टी का इंटीग्रल
क्या है, डेल्टा पी वेक्टर, एंड दैट इज इम्पल्स। और इम्पल्स का सिंबल क्या है, इम्पल्स का सिंबल है जे वेक्टर। क्या है बेटा, जे वेक्टर। और न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट बनेगी, न्यूटन सेकंड क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी। सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इम्पल्स के बारे में आपको छोटी छोटी बातें बता दी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पल्स क्या कराता है, मोमेंटम में चेंज कराता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल इलस्ट्रेशन लेते हैं इम्पल्स को समझने के लिए कि हाँ इम्पल्स कैसे काम कर रही है, क्या है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी चीजें, टफ नहीं लगेगा फिर आपको। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए और आपको लेके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि दो ब्लॉक्स ऐसे पड़े हैं, देखिए ध्यान से समझिए। मैं एक इलस्ट्रेशन लेके समझा रहा हूँ आपको इस बात को, इम्पल्स को और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको इम्पल्स लगानी भी आए, है ना, खाली नाम नाम से ना। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या पड़ा है, दो ब्लॉक पड़े हैं, ब्लॉक धागे से अटैच है। ब्लॉक क्या है, धागे से अटैच। बहुत ध्यान से सुन लो, ये है ब्लॉक, एक ब्लॉक ये है, नो प्रॉब्लम। इस ब्लॉक का मास लेट सपोज m है और इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दूसरा ब्लॉक, कोई चिंता का विषय नहीं है। इसका मास भी मान लो m, ऐसे ग्राउंड पे पड़े, ठीक है, धागे से कनेक्टेड है। क्या किया गया, एक बुलेट आ रही है, बुलेट, बुलेट आ रही है, इस, ये बुलेट है हमारी, ये बुलेट आ रही है यू स्पीड से। और बुलेट का मास कितना है, मान लीजिए बुलेट का मास है m ही मान लीजिए। चलो दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक स्ट्रिंग से अटैच है, ये बुलेट आ रही है, बुलेट आ रही है यू स्पीड से। जैसे ही बुलेट इसको स्ट्राइक करती है, इसके अंदर घुसती है, बुलेट की स्पीड 0 है, गेट्स एम्बेडेड, और बुलेट की स्पीड क्या हो गई, इसके फ्रेम में 0। ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, बुलेट गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब घुस गई into the block, block के अंदर, block ये let us suppose this is A and this is B, into the block B, into the block B. Find final velocities of block, final velocity चाहिए block की just after striking of bullet, just after bullet embedness, ठीक है ना, जैसी बुलेट एम्बेड हुई उसी उसी क्षण पे। चलो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत ध्यान से देखना, है ना। देखो धागा तो खिंचा हुआ, धागा तो टाइट है, कोई दिक्कत। जैसी बुलेट आई वैसी धागे में एकदम से अब्रप्ट चेंज आया फोर्स का, वो तो अब्रप्ट चेंज आया। वहां पर टेंशन क्या, यहाँ पर टेंशन क्या बन गई, जैसे ही बुलेट घुसी वैसे ही टेंशन क्या बन गई, इंपल्सिव बन गई। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो टेंशन इंपल्सिव बन चुकी है जैसे ही बुलेट घुसती है। तो मैं एक बार ऐसे बना लेता हूँ इसको, और ये सब जानते हैं टेंशन है, और इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये सब जानते हैं टेंशन है। तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, मैं पढ़ता हूँ ब्लॉक ए को, देखो एक एक करके पढ़ूंगा, तीनों को, तीनों के ऊपर सब कुछ पढ़ूंगा। देखो ब्लॉक ए की कहानी क्या है, ब्लॉक ए की कहानी ये है, ये एम मास का ब्लॉक था, शुरू में रेस्ट पे था, कोई चिंता की बात नहीं है, ये टेंशन से कनेक्टेड था। जैसे ही बुलेट घुसी दूसरे वाले ब्लॉक में एकदम से इसमें खिंचा। सही है, पक्का। अब समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से, इधर मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, इधर मैं ले रहा हूं नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो टेंशन इंपल्स बनाएगी, टेंशन इंपल्स बनाएगी, टी डी टी सब जानते हैं, इंपल्स यही होता है। ये कराएगी चेंज इन मोमेंटम किसका, ब्लॉक का। ब्लॉक किस, कौन से ब्लॉक का, ए ब्लॉक का। इसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है v। जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसती है वैसे ये पूरा सिस्टम जो है चलने लग जाता है, और चलने लग जाता है v वेलोसिटी से। शुरू पे रेस्ट पे था तो चेंज इन मोमेंटम आया mv माइनस mg। सिंपल सी बात, ब्लॉक ए की कहानी खत्म। ब्लॉक बी की कहानी समझो। ब्लॉक बी पे दो फोर्स है, देखो ब्लॉक बी पे क्या है, जैसे ही बुलेट अंदर घुसी तो एक तो बुलेट ने फोर्स लगाया ब्लॉक पे, ध्यान से देखो, बुलेट ने फोर्स लगाया एक तो ब्लॉक पे। मैं खाली ब्लॉक को बना रहा हूं, बुलेट नहीं बना रहा ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना, ब्लॉक बी है। एक तो ये बुलेट ने लगाया ब्लॉक के ऊपर फोर्स, ये ऐसे है नॉर्मल फोर्स, घुसते ही लगाया, है ना। एक ये धागा टाइट हो गया, ये धागा टाइट होने की वजह से ब्लॉक पे पीछे फोर्स लग गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और ये वी वेलोसिटी से चलने लग गया। अच्छा वी वेलोसिटी सेम क्यों ले रहा हूं मैं फाइनली, क्योंकि भाई धागा टाइट है ना, धागा इनएक्सटेंसिबल है, सेम वेलोसिटी होगी। मुझे एक बात बताओ,
इसका मोमेंटम क्या था, 0। इस पे इंपल्स कितनी लगी, इस पे इंपल्स लगी n माइनस टी और dt, नेट फोर्स ये इंपल्स लगी, और इसने मोमेंटम में चेंज लाया, यही तो लाया। बोलो समझ में आया? ब्लॉक ए समझ में आया, ब्लॉक बी समझ में आया। बुलेट समझते हैं, बुलेट 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 का बुलेट, बुलेट पे कोई टेंशन थोड़ा लग रही है, बुलेट पे टेंशन फोर्स लग रहा है ना, बुलेट पे क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एन फोर्स। तो इसने एक्शन दिया ना बुलेट ने ब्लॉक को, ब्लॉक ने उतना ही बुलेट को रिएक्शन दिया। अब समझो ये रही बुलेट, तो ब्लॉक ने उल्टा ही उतना ही बुलेट को रिएक्शन दिया, और इसी रिएक्शन की वजह से तो बुलेट रुकी, है ना। तो एम मास है इसका, तो अब इधर नेगेटिव है, तो माइनस एन डी टी इम्पल्स मिला, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर यू थी और फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक के अंदर वी है ना, ग्राउंड के फ्रेम में तो वी है, तो एम वी माइनस एम। बोलो समझ में आई बात? नेगेटिव इम्पल्स ने मोमेंटम कम कर दिया, बुलेट का मोमेंटम कम कर दिया ग्राउंड के फ्रेम में, और ब्लॉक के फ्रेम में तो जीरो ही कर दिया, ठीक है ना। तब एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टी डी टी, इसको अलग अलग खोल दो अगर मैं, तो टी डी टी की जगह लिख सकता हूँ एमवी में, है ना। तो एक काम करो, इसको और सुंदर लिख दो, एन डी टी लिख दो इसको, माइनस टी डी टी लिख दो इसको, और इसको एमवी लिख दो। कर सकता हूँ ऐसा? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब एक बात बताओ, टी डी टी की जगह एमवी डाल सकता हूँ, तो माइनस एमवी उधर जाके क्या हो जाएगा, एमवी हो जाएगा, तो एन डी टी टू एमवी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई। अरे यार ये एमवी है ना माइनस का, उधर जाके एमवी प्लस का हो गया, देखो ना, ये टी डी टी एमवी है, एमवी उधर जाके प्लस का हो गया, टू एमवी हो गया, एनडीटी आ गया। ये एनडीटी क्या है, एनडीटी है एमवी माइनस एमयू माइनस का, तो एमयू माइनस एमवी हो गया, एमयू माइनस एमवी हो गया, तो 3 MV आ गया, एमयू, एम से एम कट गया, बी आ गया यू बाय 3, बी कितना आ गया, यू बाय 3। तो यानी तीनों के तीनों ग्राउंड के फ्रेम में यू बाय 3 वेलोसिटी से चलना शुरू हो गए, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखो ये तो आपने करा इसको इम्पल्स, इम्पल्स से कैसे किया, इम्पल्स से। अब ध्यान से देखो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? बिल्कुल कंजर्व है, एक्स डायरेक्शन। देखो टी इधर लग रहा है, टी इधर लगा, कट गया, एन अंदर लग रहा है, बुलेट पे अंदर लगा, कट गया, तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज एम यू ओनली ऑफ बुलेट, and final momentum in x direction of this block and bullet in the frame of ground is 3mv. That's it. यहां से भी कर सकते थे आप डायरेक्ट, आपका आंसर आता ही होगा। बोलो समझ में आई बात? आप डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते थे, मैं जान के नहीं लगा के दिखा रहा, मैं आपको जान के इंपल्स पढ़ा रहा था, ताकि आपको इंपल्स भी तो लगानी आए। कुछ कैसे है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा होगा, लेकिन इंपल्स बहुत फायदेमंद होगी, ठीक है ना। इंपल्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको इंपल्स आनी चाहिए। दिस इज ऑल ऑन इंपल्स। मैं इसके बाद आपको एक एग्जांपल और कराऊंगा इंपल्स का, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। एक बड़ा सुंदर सवाल करते हैं, देखो, एडवांस एडवांस लेवल सवाल करेंगे, एडवांस लेवल सवाल। आफ्टर विच स्ट्रिंग टाइट अगेन if from rest suddenly at this instant bullet embeds in it. Suddenly at that instant bullet gets embedded embedded in block A। देखो सुंदर सवाल है ये, ठीक है, ऐसे सवाल दिमाग वाले सवाल कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सारी की सारी अकल काम आएगी, ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक एडवांस लेवल का एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए मैं, इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा इलस्ट्रेशन है।
इलस्ट्रेशन क्या कहता है, देखो ये है पुली, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक m मास का, ये ब्लॉक 2m मास का। होता क्या है, ध्यान से देखो, होता ये है, ये की एक बुलेट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी m मास की है, और ये बुलेट u स्पीड से एंटर करती है इस ब्लॉक के अंदर। कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। देखो हुआ क्या, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, दो ब्लॉक है, ठीक है ना, धागे से लटक रहे हैं, ऐसे बराबर बराबर पड़े हैं, पकड़ रखा है इनको। अगर आप सोचो कि सर एक्सिलरेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, रिलीज्ड है, पकड़ रखा है अभी। जैसे ही छोड़ता हूं ना, जैसे ही इनको छोड़ता हूं, तो आपको सबको पता है 2m वाला नीचे आएगा, m वाला ऊपर जाएगा, सबको पता है। तो जैसे ही मैंने छोड़ा ना, तो m वाले ब्लॉक के अंदर नीचे से बुलेट घुस गई। जैसे ही मैंने छोड़ा, m वाले ब्लॉक के अंदर नीचे से बुलेट घुस गई, तो क्या होगा, धागा स्लैक हो जाएगा, धागा टाइट नहीं रहेगा। देखो बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इधर m मास का ब्लॉक, इधर 2m मास का ब्लॉक, धागा टाइट है, पकड़ रखे हैं दोनों ब्लॉक को, धागा टाइट करके पकड़ रखा है बिल्कुल बीच में, ठीक है ना। अब क्या किया, जैसे ही मैंने ब्लॉक छोड़े, वैसे ही m वाले ब्लॉक के अंदर नीचे से बुलेट घुसा दी। बुलेट घुसते ही धागा क्या हुआ, एकदम से ढीला हो गया, धागा स्लैक हो गया। तो आपसे पूछे फाइंड टाइम आफ्टर विच, कितनी देर बाद धागा दोबारा टाइट हो जाएगा, कितनी देर बाद धागा दोबारा टाइट हो जाएगा। इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट सडनली एट द इंस्टेंट व्हेन द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द ब्लॉक ए। जैसे ही बुलेट ब्लॉक ए में घुसती है, उसी समय धागा ढीला हो गया, और दोबारा धागा टाइट, वहां से अगर टाइम गिनना शुरू करूं तो कितनी देर बाद हो जाए, ये हमारा सवाल। सबसे पुरनता बात तो ये है कि जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसती है, जैसे ही देखो, जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसती है, तो इसने दिया बुलेट को कितना, देखो जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसती है, तो इसके पास क्या है, बुलेट के पास अगर बुलेट को देखें, उसी क्षण पे देख रहा हूं जब बुलेट घुसने वाली है, ये बुलेट है, ये रही बुलेट। बुलेट घुसी ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक ने बुलेट में फोर्स लगाया m, नीचे m मास की बुलेट थी, u वेलोसिटी चल रही थी, और घुसते ही ब्लॉक और बुलेट इकट्ठे हो गए और v वेलोसिटी से चलना शुरू हो गए ऊपर। बोलो समझ में आती है बात, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो आपको समझ में एक बात आनी चाहिए कि माइनस एन डी टी, मैं नीचे नेगेटिव ले रहा हूं, ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूं, चीजों को ध्यान रखना। मेरे लिए ऊपर की चीजें सारी पॉजिटिव है और नीचे की चीजें सारी नेगेटिव है। तो एन नीचे है, तो एन का इंपल्स नेगेटिव है, ये मोमेंटम में चेंज कराएगा एम पी माइनस। यही क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बोलो समझ में आती है ये बात, कोई बच्चे को दिक्कत आती है तो बता सकता है वो, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे ही बुलेट उसके अंदर घुसी, टेंशन खत्म हो गई ना, टेंशन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो टेंशन खत्म हो गई, तो इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाने वाला कौन बचा, इस इस बुलेट ने जो फोर्स लगाया वो बचा। टेंशन नहीं बची, धागा तो क्या हो गया, ढीला हो गया। तो मैं ब्लॉक ए बना रहा हूँ, ब्लॉक ए की कहानी समझो, ये है ब्लॉक ए। अब धागे वाला फोर्स नहीं बचा, क्योंकि धागा ढीला हो चुका है। धागे वाला फोर्स सिर्फ तब तक होता है जब तक धागा टाइट रहता है, ठीक है ना, पक्का। तो ये है ब्लॉक ए, एम मास। तो बुलेट ने इस पे एन लगाया, तो भी तो बुलेट, ये बुलेट का एन नहीं लगा था ऑपोजिट, तो बुलेट ने ब्लॉक को लगाया था ना एन, ये ब्लॉक ए, ये रेस्ट पे था, रिलीज किया ना इसको, तो इसको वी वेलोसिटी मिल गई। तो भैया एन डी टी ऊपर है और एम भी है, और इनिशियल जीरो है, तो माइनस एन डी टी लगाऊंगा, एम यू माइनस एम वी इक्वल टू एम बी, तो मेरे पास v आ गया u/2। बहुत सुंदर कहानियां आ रही हैं, देखो मजेदार कहानियां आ रही हैं। जैसे ही बुलेट इसके अंदर घुसी, कहानी समझो, कहानी समझो, कहानी ये बनी है कि ये ऐसे पड़ा है, देखो ध्यान से, और ये ऐसे पड़ा है, ये दोनों रेस्ट पे हैं, लेकिन इसको एकदम से वेलोसिटी मिल चुकी है u/2। चलो समझ में आनी चाहिए बात, है ना। और इसका मास भी अब हो चुका है 2m, और इसका मास भी है 2m। कहानी समझो, कहानी सही। अचानक से इसको स्पीड मिल गई, उस स्पीड मिलते ही ये धागा यहां से ढीला हो गया, ये ब्लॉक ऊपर चला गया एल, ढंग से समझना कहानी। ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, तो ये धागा यहां से यहां पहुंचेगा। नहीं समझ में आ रही कहानी, ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा, एल चलेगा,
तो दोबारा धागा टाइट तभी होगा जब ये वाला ब्लॉक नीचे एल आ जाएगा। भाई ये धागा टाइट है इस समय, यहां से और यहाँ से टाइट है। मैं कह रहा हूं ये धागा यहाँ से ढीला हो गया, ऐसे ढीला हो गया है ना, पक्का। तो धागा स्लैक हो गया, एल एल रस्सी स्लैक हो गई। तो यहां से अगर एल रस्सी नीचे आएगी तो दोबारा टाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आई बात कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब कहानी समझो 2m वाली, इस वाले की कहानी समझो, ब्लॉक बी की कहानी समझो। ब्लॉक बी की कहानी समझते हो तो आप लगाओगे, चला एल माइनस का एल नीचे चला। अच्छा एक बात बताओ, इसको चलाने वाला कौन है? सिंपल फ्री फॉल करेगा भाई, ग्रेविटी है। क्यों? स्लैग है धागा इस समय, जब तक यहां तक नहीं आता तब तक तो धागा स्लैग है। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। इसको चलाने वाला कौन है भाई? इसको चलाने वाला कौन है मुझे कोई ये बता दो। इसको चलाने वाला है u/2 स्पीड, है ना? चलना कितना है इसने? ऊपर चलना है तो ऊपर पॉजिटिव है, तो u/2 चलाने वाला है t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये भी फ्री फॉल है। समझ में आ रही है? इसको भी ग्रेविटी की धागे का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है ना। सही। उठाकर L इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यहां डाल दो तो u/2 बन गया जी टी स्क्वायर, टी से टी एक उड़ा दो तो t बन गया u/2 जी। इस समय इतनी देर के बाद धागा फिर से टाइट हो जाएगा। आफ्टर टाइम इक्वल टू u/2 जी, स्ट्रिंग विल अगेन टाइट। चलो मोहित कहता है ब्लॉक भी बता दो, मैं ब्लॉक भी बता रहा हूँ एक बार, देखो कहानी सुनो भाई। ये धागा यहां से खुल गया तो यहाँ भी धागा खुल गया ना एकदम से, टाइटनेस थोड़ा बची धागे के अंदर। धागा टाइट नहीं बचा ना बेटा, जैसे ही कुछ बुलेट घुसी इसके अंदर स्पीड दे दी। कुछ सोचो यार, अकल वाली बात समझो। ये धागा है, दोनों टाइट है, अचानक से यहाँ से टाइट था, अचानक से इसको स्पीड मिल जाए ऊपर की तरफ अचानक तेज, तो ऐसे से हो जाएगा ये। तो यहाँ ये ऐसे से हो गया तो यहाँ से धागा टाइट बचा के ढीला हो गया, ढीला हो गया तो ग्रेविटी खींच लेगी ना, सिंपल। तो बस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ एट यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर यू 0। बोल समझ में आया? मोहित बोल समझ में आया? ऐसा ना एक सवाल था एचसी वर्मा में, सवाल है लॉज ऑफ मोशन में, अगर कुछ कोई तुम लोग पढ़ते हो तो तुम्हें शायद मिला भी होगा। वो यही सवाल है कि ब्लॉक पकड़ के रखा, अचानक ब्लॉक छोड़ दिया तो बताओ दोबारा स्ट्रिंग कितनी देर में टाइट होगी। यही सवाल है वो। मैंने उस समय इसलिए नहीं कराया क्योंकि मेरे को था आगे जाके मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। नोट कर लो बस, आज की सेवाएं समाप्त है, ठीक है ना।